नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना, पवन, चक्रवात और प्रतिचक्रवात से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 97%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह कथन सत्य है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यह भी सही है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, जलवाष्प में कमी होती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस और ऊपरी स्तर पर हल्की गैसों की प्रधानता, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है कौन सा है? जलवाष्प है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78% है। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 21% है। और बाकी 1% में सारी गैसेस जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आर्गन। इसका प्रतिशत दोस्तों 0.18% है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है तो पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो इस सीक्वेंस में दोस्तों ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 0.03% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी? इसका सही आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? यानी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है उसके बाद जो सबसे कम पाई जाती है उसको आपको उस ऑर्डर में आपको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है जो 78% पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन जो लगभग 21% पाई जाती है, फिर आर्गन है जो 0.18% पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% पाई जाती है, और अंत में नियॉन आता है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.03%। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो सबसे नीचे में परिवर्तन मंडल आता है जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो तापमान है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है दोस्तों, तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो 18 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य हाइस की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु होती है। मतलब 166 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान में कमी आने लगती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ से जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो किरणें होती है दोस्तों, परिवर्तित किरणें होती है, ये किरणें जो होती है क्षोभ मंडल को गर्म कर देती है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित स्क्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक, यानी कि 16 किलोमीटर तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। दोस्तों बता दें कि जो ओजोन परत होती है, जो हानिकारक अल्ट्रा
वायलेट किरणों के अवशोषण को रोकती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों से परावर्तित होती है कौन सी है? तो आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होता है? तो आयन मंडल। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो एफ परत से। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का क्रम कौन सा है? तो मैग्नेटोपाउस, मेसोपाउस, स्ट्राटोपाउस और ट्रोपोपाउस। तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो सबसे अंतिम में दोस्तों ट्रोपोपाउस होगा, यानी जो क्षोभ मंडल से रिलेटेड है, ट्रोपोस्फेयर, तो उसके लिए ट्रोपोपाउस है। तो सबसे ऊपर मैग्नेटोपाउस, फिर मेसोपाउस, उसके नीचे स्ट्रेटोपाउस और फिर ट्रोपोपाउस। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो बाह्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, यानी क्षोभ मंडल कहलाती है। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी एवं शुष्क। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायुदाब पाया जाता है तो सागर तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापता है, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उचावच कहते हैं, बिल्कुल सही है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो विषुवत रेखा होती है वो उस पर तापमान ज़्यादा होता है, तो उसमें जो उतार और चढ़ाव होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर कि जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों यानी प्रेशर्स बेल्ट की संख्या कितनी है? तो 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 डिग्री तक मिलता है। यहाँ पर डोल्ड्रम्स चलते हैं दोस्तों। डोल्ड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में विषुवत रेखा को मिलाकर। तो ये एक डोल्ड्रम पेटी के बारे में है। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्राटोस्फेयर पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है तो 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायतः कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ सीमा में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या क्या है? 5 है परतों की संख्या। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपर सीमाएं नहीं होती, परंतु यह धीरे धीरे विरल होता है जब तक कि यह अनवगमय ना हो जाए। अब दोस्तों हम लोग पवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो अक्षांशों से विषुवत रेखाओं की ओर, जो कि 223 डिग्री जो कर्क रेखा है उत्तर में और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है दक्षिण में, उससे वो विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवनें होती है तो व्यापारिक पवनें होती है, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर होती है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता दोस्तों। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो सनातनी पवन कहलाती। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। गजरती 40सा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग जानते हैं कि जो भूमि का जो भाग है वो बहुत ही कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की सबसे ज़्यादा भूमि भाग है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागर विस्तृत है तो उससे पवनों की जो गति होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए इसे गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन हैं, जो कि गरजती 40 में 40 डिग्री अक्षांश पर चलती है, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पर चलती है और चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर चलती है। धारता 40 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज़ हवाएं।
भयंकर 50 चलता है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है 40-60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का रुख बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है। तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला रॉकीज है उसके सुदूर इलाके में अगर कोई कस्बा बसा होता है तो वहाँ पर जो तापमान होता है वो तापमान जो ऊपर में ठंडी हवाएं होती है, ऊपर में जो ठंडी हवाएं होती हैं जो नीचे की ओर आती है पर्वत से होते हुए, तो तापमान में वृद्धि कर देती है, जिसके चलते लोगों को ठंड से राहत मिलती है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो फॉन कहा जाता है। अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो पैम्पीरा कहा जाता है। न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवाओं को किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो चिनूक जानी जाती है। तो हमने डिस्कस किया कि वो जो भयंकर ठंडी होती है उसके प्रभाव को वो कम कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चिनूक चीन से सुमेलित नहीं है। चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जोरान के नाम से जाना जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा है? तो चिनूक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो खमसिन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, जबकि मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड है। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो उपयुक्त सभी, यानी मिस्ट्रल है, बोरा है और पैम्पीरो है। जो मिस्ट्रल है दोस्तों फ्रांस में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प से विमुख ढाल पर बहती है? तो फॉन। चिनूक है एक क्या स्थानीय हवा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बोरा पोलैंड में नहीं चलती है, जबकि फॉन आल्प्स पर्वत पर चलती है। मिस्ट्रल जो होता है वो राइन घाटी पे चलती है जो कि फ्रांस में है, और खमसिन जो है वो मिस्र में चलती है। सुमेलित करना है दोस्तों। तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सिरोको जो है वो इटली में चलती है, जिसमें इटली के सिसिली वाले इलाके में चलती है वो। उसके बाद ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में चलती है। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो सिरोको लाती है रक्त की वर्षा। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय वन हिम भक्षी के नाम जाने जाते हैं? तो चिनूक। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वो जो तापमान है उसके तापमान को वो बढ़ा देती है, क्योंकि वो जो चिनूक होती है वो गर्म हवा होती है, तो इसी के लिए उसे हिम भक्षी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो हरमाटन को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हरमाटन है वो क्या करती है कि सहारा मरुस्थल से जो चलने वाली हवाएं हैं जो कि पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों जैसे घाना, गिनी तट और भी बाकी सारी जो इलाके होती हैं वहाँ पर जो आर्द्र वायु होती है, ह्यूमिड वायु होती है, उसके इफ़ेक्ट को वो कम कर देगी, क्योंकि जो आर्द्र वायु होती है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, उसमें वाष्पीकरण का रेट कम होता है, तो उसको राहत देने के लिए वो जो वायु चलती है वो आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है, इसी के लिए उसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो हरमट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो सनातना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाह होती है? तो बोरा। पछुआ हवाएं वो हवाएं जो बहती है तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच में जो पट्टी होती है वहाँ पर बहती है पछुआएं हवा। समुद्री समीर बहती है कहाँ? दिन के समय। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। सूची को सूची दो के साथ सुमेलित करना और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो विली जो बहती है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में विली जो है वो दोस्तों इस ऑप्शन में जो टाइफून है वो फिलीपींस के किनारे बहती है, और जो हरिकेन होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है।
और इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। सारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो ऊष्मा का संवहन से। डोलड्रम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो एक स्थानीय पवन के लिए। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम के में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन की अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन। अब हम लोग दोस्तों चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करेंगे। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो दो भिन्न ताप वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात के आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आंख की विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात का पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, ये भी सही है। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया था? चक्रवातों की शक्ति का। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। हरिकेन चलते हैं कहाँ? मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो फिलीपींस एवं जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो पापागेयो में पाया जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? तो इनमें से कोई नहीं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जे बर्कनीज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर। सूची को सूची 2 का सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम दिए गए, सूची 2 में अवस्थिति के नाम दिए गए। तो इसमें दोस्तों चक्रवात जो होता है वो भारत में आता है। प्रभंजन जिसको टॉर्नेडो बोलते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। तो टाइफून जो होता है वो पूर्वी एशिया में जैसे फिलीपींस और जापान वाले इलाका में आता है। और जो विली विली होता है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। जो 2015 का जो विश्व कप हुआ था उसमें जो क्रिकेट विश्व कप, तो उसमें जो लोगो दिया हुआ था वो लोगो में जो जिस पवन के बारे में, जिस चक्रवात के बारे में जिक्र था वो था विली विली चक्रवात। आप उसे जाके एक बार देख सकते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो प्रति चक्रवात कहलाती है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। क्योंकि एक फिनोमिना होती है दोस्तों जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में कोरियोलिस फोर्स होती है वो बहुत ही कम, वो जीरो होती है। आइडियली वो जीरो होती है, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म साइन थीटा से रिलेटेड होती है। तो थीटा उसके केस में जीरो हो जाता है। तो भूमध्य रेखा पर क्षेत्र में जो कोरियोलिस फोर्स नहीं होता उसके कारण जो प्रति चक्रवात होता है वो उसके बनने की संभावना कम हो जाती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की तुलना में होता है बड़े। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्रयुक्त एक पवन तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो है क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम्न वायु की बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती। तो दोनों सही है। एक्चुअली चक्रवात जब निर्माण होता है दोस्तों तो वो समुद्र के तटीय इलाकों में जब भारी मात्रा में हमें जलवाष्प मिलता है तो उसकी मदद से वो चक्रवात बनता है। लेकिन जब भी वो भूमि की ओर बढ़ने लगती है तो वो उससे मिलना कम हो जाता है। उसके कारण चक्रवात का जो बल होता है वो कम हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।